हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू क्राउन कोचिंग सेंटर। चलिए हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं एक क्रैश कोर्स। और ये क्रैश कोर्स होगा 10th क्लास का मैथ का। हम लोग एक एक चैप्टर को काफी ये बारीकी से थ्योरी को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद गेस क्वेश्चन जो होगा उसको बनाते हुए इसको पूरे चैप्टर को हम लोग क्लियर करेंगे। तो अभी तक जिन विद्यार्थियों ने नहीं जुड़ा हुआ है तो वे लोग मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। तो हम लोग एक एक चैप्टर का हम लोग अब पढ़ेंगे, ये थ्योरी और ये कंटिन्यू क्लास होगी। आप लोग इससे जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो हम लोग मैथ में शुरू से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट डे पहला दिन जो होगा, प्रत्येक पहला दिन जो होगा वो चैप्टर का थ्योरी क्लास होगा। उसके बाद नेक्स्ट डे उसका जो गेस्ट क्वेश्चन होगा वो पढ़ाई होगी। तो हम लोग आज पढ़ते हैं पहला जो चैप्टर है, ये 10 नंबर का चैप्टर है। इसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसी वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में आज पूरा थ्योरी क्लास होगी। रियल नंबर, तो हम लोग आज पढ़ेंगे वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग संख्या के बारे में पढ़ लिए। संख्या जितनी भी संख्या उसे हम लोग दो खंड में बांट कर अध्ययन करते हैं। एक का नाम है ये वास्तविक संख्या, दूसरा का नाम है काल्पनिक संख्या। तो पहले संख्या सिस्टम पढ़ेंगे, संख्या पद्धति। संख्या के बारे में जानते हैं। पहला है इसमें वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। दूसरा है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या, ये काल्पनिक संख्या क्या है? तो वास्तविक संख्या हम लोग जानते हैं वे सभी संख्या है जिसका हम लोग उपयोग अपने डेली लाइफ में करते हैं और इसे व्यवहारिक जीवन में यूज करते हैं, उसी को बोलते हैं वास्तविक संख्या। और ये वास्तविक संख्या किससे मिलकर बना रहता है? तो जितने भी परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है सभी को मिलाते हैं तो उसी का समूह बनता है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का डिफिनेशन, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसको भी हम लोग दो खंड में बांटते हैं। एक का नाम है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, और ये इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। उसके बाद दूसरा है संख्या का दूसरा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या का हम लोग व्यवहारिक रूप में उपयोग नहीं करते हैं, इसे सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। और ये जितना भी रूट में माइनस हो वह सब काल्पनिक संख्या कहलाती है, इमेजिनरी नंबर। ये सब काल्पनिक संख्या, इसका यूज नहीं है, इसका ब्रांच भी नहीं है। तो हम लोग मेन फोकस वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या को दो खंड में बांटते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या का अपरिमेय अनेक प्रकार के ये डिफिनेशन दिया गया है। तो परिमेय संख्या के जितने भी डिफिनेशन है आज हम लोग जानेंगे, इसके जितने भी विशेषता है। तो परिमेय संख्या को भी हम लोग पहले बांटते हैं अनेक खंडों में। तो परिमेय संख्या किन किन संख्याओं से मिलकर बना रहता है? तो परिमेय संख्या सभी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या एवं पूर्णांक संख्या, तीनों संख्याओं के समूह को बोलते हैं परिमेय संख्या। अब प्राकृत संख्या में कौन कौन संख्या आते हैं? मतलब गिनती वाली संख्या जो एक से शुरू होता है उसे प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या गिनती वाली संख्या जो जीरो से शुरू होता है उसे पूर्ण संख्या। और पूर्णांक संख्या ये धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इन सभी संख्याओं को जब मिलाते हैं तो पूरा परिमेय संख्या के ग्रुप में आता है। परिमेय संख्या में ये सभी संख्याओं का समूह है। उसके बाद परिमेय संख्या का पूर्ण रूप से वर्गमूल ये निकाला जा सकता है। रूट वाला संख्या जो होता है वह परिमेय संख्या नहीं होता, जिसका वर्गमूल निकल जाता है वह परिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होगा? तो वैसी संख्या जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एक और आगे डिफिनेशन आएगा, तो वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो ये अनेक प्रकार के डिफिनेशन है और इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद ये अपरिमेय संख्या जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है, इसका डिफिनेशन आप लोग पढ़ करके लिख लीजिएगा। तो वैसी संख्या जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वर्गमूल नहीं निकलता है ये अपरिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या का बहुत सारे प्रकार के, जैसे रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7 पूर्ण रूप से वर्गमूल इसका नहीं निकाला जा सकता है। पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो और जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, जैसे 1.7, 2, 3, 4, 9 और क्या है ये आता रहे, ये अनलिमिटेड रूप से ये आता रहेगा, ये अशांत अनावर्ती कहलाएगा। और इसका दशमलव प्रसार जो ये होता है ये अपरिमेय संख्या के रूप में आता है। ये अपरिमेय संख्या डिफिनेशन जानिएगा। उसका परिमेय संख्या में ये इसका फैमिली ज्यादा है और इसमें सबसे ज्यादा संख्या आता है प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, ये डॉट डॉट जितनी भी संख्या अनंत तक गिनती वाली संख्या, ये जीरो से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अनंत तक ये पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या में क्या होगा? इधर लेफ्ट साइड में -1 होता है, -2, -3 अनंत तक इधर बढ़ेगा और जीरो के इधर प्लस वाला 1, 2, 3 इधर अनंत तक। तो माइनस और ये प्लस मतलब ऋणात्मक और धनात्मक संख्या के समूह को ये परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या के बारे में ये काफी संख्या आती है। तो परिमेय संख्या में अब पढ़ेंगे कि पूर्ण संख्या को अनेक खंडों में बांटते हैं।
इसमें आता है सम संख्या, उसके बाद विषम संख्या, उसके बाद भाज्य संख्या, उसके बाद अभाज्य संख्या। ये पूर्ण संख्या के अनेक प्रकार है, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य। सम संख्या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो 2 से कट जाता है वह सम संख्या, 2 से नहीं कटता। विषम संख्या, भाज्य संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, एक अथवा स्वयं के अलावा जो अन्य संख्याओं से कट जाए उसे भाज्य संख्या। और ये भाज्य संख्या स्टार्ट होता है जैसे 4 से, 6, 8, 9, 10, ये भाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या, ये तो एक भाज्य है ना अभाज्य, तो सबसे भाज्य संख्या स्टार्ट हुआ। पहला भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2, उसके बाद ये 3, 5, 7, उसके बाद 9 नहीं होगा, 11, 13, इस तरह ये अभाज्य संख्या कहलाता है। तो अभाज्य संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से नहीं करता है, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन, ये ओड नंबर, ये इवन नंबर, ये हुआ संख्याओं का फैमिली। अब ये संख्याओं के पढ़ने के बाद हम लोग ये परिमेय और अपरिमेय संख्या का कुछ पहचान पढ़ते हैं, कौन सी संख्या परिमेय, कौन सी अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय के बारे में ये पूछता है क्वेश्चन, कौन सी संख्या परिमेय और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो वो थोड़ा उसका थ्योरी पढ़ लेते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अपरिमेय। इसमें डिफिनेशन दोनों में अंतर लिख सकते हैं आप। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकाला जा सकता है, इसका अपोजिट हो जाएगा वैसी संख्या जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। तो ये इसका डिफिनेशन पहले लिख दीजिए, जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। शॉर्ट में अंतर लिख रहे हैं, जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकाला जा सकता है, उसे परिमेय संख्या, इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, से वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब इसमें परिमेय संख्या में कौन कौन आता है? सभी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या के समूह होता है। ये सभी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या के समूह को परिमेय संख्या कहते हैं। और ये जिसका सिर्फ वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं उसी को अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इसमें ज़्यादा इसका फैमिली नहीं, इसका फैमिली ज़्यादा है। इसके बाद इसमें क्या हुआ, परिमेय संख्या को, इसका और पॉइंट है, इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो परिमेय संख्या को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या का और क्या विशेषता है? इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती दोनों हो सकता है, दोनों होता है। इसका दशमलव प्रसार शांत भी हो सकता है या अशांत आवर्ती। शांत मतलब दशमलव की एक निश्चित संख्या के बाद कट जाए, जैसे हम मान लीजिए 2.5, ये हुआ शांत। 2.333 ये बार बार आए, एक ही संख्या बार बार आए, एक ही संख्या का आवृत्ति हो, इसी बोलते हैं अशांत आवर्ती। ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। इसका अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, इसमें ये पॉइंट बनेगा। अपरिमेय अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती का मतलब क्या हुआ? ये दशमलव जितनी भी संख्या है उसका दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, ये अभी इसके बाद पढ़ेंगे। अशांत अनावर्ती का मतलब हुआ कि एक निश्चित संख्या बाद दशमलव कटता नहीं है, बार बार अदल बदल के संख्या आती रहती है, 7, 2, 9, 5, 7, 3, 2, ये आता रहेगा अनंत तक, इसी को बोलते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव। ये इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ये कुछ परिमेय और अपरिमेय से संबंधित फैक्ट्स है, इसको याद रखना है। अब पढ़ेंगे ये परिमेय और अपरिमेय संख्या की पहचान कैसे करेंगे। तो ये पहचान हेडिंग डालना है, पहचान। परिमेय और
अपरिमेय की पहचान। इसमें एक ऑब्जेक्टिव 1 से 2 नंबर ये क्वेश्चन रहता है, तो 1 नंबर के लिए ये पहचान को हमको जानना पड़ेगा। परिमेय संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल सकता है, जैसे परिमेय प्लस परिमेय, परिमेय और परिमेय रहेगा तो वह परिमेय संख्या ही कहलाता है। परिमेय जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे या भाग करेंगे, गुना करें या भाग करें, कोई भी संक्रिया करेंगे परिमेय परिमेय के साथ करेंगे तो वह परिमेय संख्या ही बनेगा। 2 × 3 ये परिमेय होगा। जोड़ें या घटाएं या गुना करें या भागा करें, 3/2 ये सब परिमेय ही आएगा। अब एक परिमेय के साथ जब अपरिमेय मिल जाए तो वह अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। परिमेय प्लस अपरिमेय, ये जोड़े, घटाए, गुना करे या भाग करे, सब क्या होगा? अपरिमेय ही कहलाएगा। परिमेय के साथ अपरिमेय मिल गया, जैसे 2 + √3 जोड़ेंगे या गुना करेंगे तब क्या होगा? अपरिमेय ही कहलाएगा। घटाएंगे भी, गुना भी करेंगे या भाग भी करेंगे तो ये सब जितना भी क्रिया करेंगे सब अपरिमेय होगा। तो परिमेय और अपरिमेय मिलेगा तो ये अपरिमेय ही संख्या कहलाएगा। तीसरा है अपरिमेय और अपरिमेय। अपरिमेय के साथ प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, अपरिमेय, गुना करेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे या भाग करेंगे तब क्या होगा? तो परिमेय या अपरिमेय हो सकता है। जब इसमें तीसरा है परिमेय और अपरिमेय के साथ जब जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे तो क्या होगा? इसमें जब दोनों अलग अलग हो तो ये अपरिमेय होगा। दोनों सेम हो जाए तो जोड़ में तो अपरिमेय ही होगा, लेकिन घटाव में, गुना में, भागा में ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या में बदल जाएगा। जैसे में यहाँ पे लिखते हैं, जब अपरिमेय और अपरिमेय जोड़ को छोड़कर बाकी कोई संक्रियाएं करेंगे और सेम रहेगा तो वह बन जाएगा ये परिमेय संख्या में। अलग अलग रहेगा, जैसे √3 + √2 समझा, ये क्या होगा? अपरिमेय होगा। सेम भी अगर रहता √3 तो ये अपरिमेय ही होगा। तो ये लिखेंगे सेम नंबर के लिए √3 सेम अपरिमेय संख्या के लिए संक्रिया करेंगे तो जोड़ हो तो क्या होगा? वो अपरिमेय ही होगा। लेकिन अब √3 - √3 घट गया तो क्या होगा? 0, ये हो गया परिमेय। जोड़ेंगे तो अपरिमेय, घटाएंगे तो ये परिमेय। √3 × √3 ये क्या हो गया? पूरा पूरा 3 ये हुआ अब, तो ये हुआ क्या? परिमेय। ये भी हो गया परिमेय। इसके बाद √3 भागा √3 कट जाएगा, एक ये हुआ, ये भी परिमेय। इसका मतलब यहाँ से क्या होगा? चेंज होगा। जब सेम रहेगा, अपरिमेय रहेगा तो घटाएंगे सेम में से तो वो परिमेय, गुना करेंगे तभी परिमेय, भाग करेंगे तभी परिमेय, और जोड़ में ही क्या होता है? वह अब क्या होगा? अपरिमेय संख्या हो पाएगा। तो ये हुआ परिमेय और अपरिमेय की पहचान। इसके बाद पाई का मान जो होता है ये अपरिमेय होता है, ये याद रखना। और इसके बाद जो है 2 3 9 7 9 5 4 7 3 ये डॉट डॉट करके ये अदल बदल के बार बार आए तभी ये कहलाता है अपरिमेय। तो अपरिमेय की पहचान आसानी से कर सकते हैं, जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है और जिसका दशमलव प्रस्थान अशांत अनावर्ती है वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को आसानी से हम पहचान सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जितना भी अब संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसके बाद ये जानेंगे शांत और अशांत की पहचान। तो हम लोग दशमलव प्रसार, संख्या का दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होता है। एक होता है शांत दशमलव, दूसरा होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव और अशांत दशमलव, ये दशमलव जब हम भाग देते हैं किसी संख्या में तो ये 2 टाइप का आता है। तो शांत दशमलव तो ये वैसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के एक निश्चित संख्या के बाद पूर्ण रूप से कट जाता है, पूरा कट जाएगा, ये हुआ शांत दशमलव। तो शांत दशमलव जो होता है एग्जाम्पल में 2.5 दशमलव की एक संख्या के बाद कट गया है, ये शांत दशमलव। ये शांत दशमलव कौन सी संख्या हो सकता है? तो इसका हम पहचान लिख सकते हैं, जिस भिन्न का जो हर होगा उसका गुणनखंड 2 गुना भिन्न, जिसका हर का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसका जो हर गुणनखंड में सिर्फ 2 आएगा या सिर्फ 5 आएगा या दोनों आएगा तो वह कहलाएगा दशमलव प्रसार शांत दशमलव। तो शांत दशमलव की पहचान में दोनों रह सकता है
या दोनों में से कोई एक रख सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाए तो समझ जाना है वो अशांत दशमलव होगा। तो शांत दशमलव, इसका जो दशमलव प्रसार होता है ये कौन सी संख्या होता है, परिमेय संख्या में आता है। इसके बाद अब शांत दशमलव में इसको दो खंड में बांटते हैं। अशांत दशमलव किसे कहते हैं, तो वैसा दशमलव प्रसार जिसमें संख्या के एक निश्चित संख्या के बाद पूर्ण रूप से नहीं कटता है, एक ही संख्या आवृत्ति होता है या अगल बदल की संख्या है आती रहती है, तो उसको बोलते हैं अशांत दशमलव। और अशांत दशमलव को जब एक ही संख्या आएगा तो उसका नाम है अशांत आवर्ती, अदल बदल के आएगा उसका नाम है अशांत अनावर्ती। तो ये अशांत दशमलव को दो ग्रुप हो गया, अशांत अशांत आवर्ती, दूसरा अशांत अनावर्ती। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग जो हो गया, रिक्यूरिंग हो गया, और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग हो गया, एक ही संख्या बार बार नहीं आएगा। अशांत आवर्ती में जैसे 10 में 3 से भाग देंगे, तो 10 में 3 से भाग देंगे तो एक ही संख्या बार बार इसमें रिपीट होगा। इसको जैसे इसको अलग भाग देंगे तो 3 तिहाई 9 घटेगा, एक यहाँ दशमलव बढ़ेगा 0, फिर 3 तिहाई 9, फिर एक, और ये क्या 0 बैठेगा 3 तिहाई 9। ये बार बार ये देते जाएंगे, कभी भी इसका अंत नहीं होगा। तो 3 बार बार आता रहेगा, एक ही संख्या बार बार आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं 3 का जिसका रिपीट हो रहा है उस पर ये बार कोष्ठ डाल देते हैं। ये अशांत अनावर्ती है। अशांत अनावर्ती मतलब ये अदल बदल की संख्या है, बार बार अनिश्चित समय तक अनंत तक आता रहे। जैसे 10 में 7 से डिवाइड करें, ये भाग देंगे, ये बार बार अदल बदल की संख्या आती रहेगी, ये कभी लिमिट नहीं होगा। तो 10 से इसे भाग दीजिएगा, ये 7 एकम 7, 3 0, इसके बाद यहाँ दशमलव बैठा के 0 डाल देंगे, 7 चौका 28, 2 0, 7 दूना 14, 6 0, 7 8 56, 4 0, 7 5 35। इस तरह ये संख्या बार बार आती रहेगी, ये लिमिट नहीं है, 4 2 8 5 इस तरह और भी ये आती रहेगी, अदल बदल के कटेगा नहीं। तो ये अशांत अनावर्ती दशमलव हुआ। ये अशांत अनावर्ती दशमलव, अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है अशांत अनावर्ती होता है। ये तो अशांत आवर्ती है तो ये परिमेय संख्या होगा, लेकिन इसका जो अशांत अनावर्ती है ये कहलाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो वह अपरिमेय संख्या के ग्रुप में आता है। जिसका दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत इसका हो या अशांत आवृत्ति हो तो वह परिमेय संख्या, या तो शांत रहेगा या अशांत रहेगा लेकिन आवर्ती रहेगा, एक ही संख्या बार बार आएगा वह परिमेय संख्या होगा। अशांत अनावर्ती अदल बदल के आएगा वह अपरिमेय संख्या में चला जाएगा। तो ये हुआ। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका पहचान क्या होता है अशांत अनावर्ती। तो अशांत अनावर्ती जब हर का गुणनखंड इसमें 2 गुना 5 नहीं रहेगा, 2 गुना 5, 2 के पावर 5 m या 5 के पावर n, इसके अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाएगा, 3 आए 7 आए, तो इसके अलावा जब कोई दूसरा संख्या आ जाएगा तो अशांत अनावर्ती संख्या होगा। 2 और 5 सिर्फ रहेगा, दोनों रहेगा या दोनों में से कोई एक रहेगा, ये शांत दशमलव कहलाएगा, ये अशांत दशमलव कहलाएगा। तो ये हुआ शांत और अशांत दशमलव की पहचान। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके जो भी संख्या उसका एचसीएफ और एलसीएम भी इस चैप्टर में पढ़ना है। तो देखिए ये संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, संख्याओं का एचसीएफ एंड एलसीएम। अब एचसीएफ और एलसीएम क्या है, तो एचसीएफ मतलब ये मासा, एलसीएम का मतलब लसा, ये महत्तम समापवर्तक और ये लघुत्तम समापवर्तक होता है। अब इसके बारे में एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट, सी से होता है कॉमन, एफ से होता है फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एल का मतलब जानेंगे, एल का मतलब हुआ लोएस्ट, सी से कॉमन, एम से मल्टीपल। इसको बोलते हैं म स, इसको बोलते हैं ल स। म से होता है महत्तम समापवर्तक, ल से होता है लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक और ये लघुत्तम समापवर्तक। तो इसमें दोनों में यहीं पे डिफरेंस पढ़ ले रहे हैं, क्या होता है महत्तम और ये लघुत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक संख्या का मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दिए गए प्रत्येक संख्या को क्या करती है विभाजित करती है। तो ये विभाजित करती है, और ये लसा 2 या 2 से अधिक संख्या का लसा हुआ छोटी से छोटी संख्या होती है जो दिए गए संख्या से विभाजित होती है। तो ये करती है, ये काटती है। जैसे
ये 8 और 12 का मौसा निकालना होगा। तो ये मौसा कभी भी दिए गए संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है, इससे छोटा ही होगा था। काटने वाला पहला दोनों का कौन होगा? 2, दोनों काटने वाला 2। इसके बाद काटने वाला कौन सी संख्या होगा? 4। इसके बाद काटने वाला संख्या, तो ये दोनों में काटने वाली संख्या कोई नहीं होगा। तो सबसे बड़ा काटने वाला संख्या क्या हो गया? ये 4। तो 4 से 8 भी विभाजित होगा और 12 भी। तो ये काटने वालों में सबसे जो बड़ा संख्या होता है वही होता है मौसा। ये हुआ मौसा, काटने वाली संख्याओं में, विभाजित करने वाली संख्याओं में। छोटी संख्या काटेगा लेकिन वो नहीं होगा। तो मौसा दिए गए संख्याओं से छोटा होता है लेकिन काटने वालों में सबसे बड़ी संख्या होती है। ये लघुत्तम समापवर्तक में कहा होता है। जैसे 8 और 12 ये काटने वाली संख्या होती है। तो लघुत्तम संख्या दिए गए संख्या से कभी भी छोटी नहीं होती, आगे बढ़ के होता है, बड़ा होता है या बराबर हो सकता है। तो 8 और 12 से कटने वाला कोई संख्या, मतलब दोनों के जो पहाड़ा में आए, तो पहला जो संख्या है दोनों के पहाड़ा में आएगा ये 24। 8 3 24, 12 दूना 24। इसके बाद ये आएगा, इसी का आप क्या है, ये पहाड़ा पढ़ते जाएंगे 24 का, दुगुना 3 करते जाएंगे वह सब कटने वाला हो जाएगा 48। इसके बाद भी आगे बढ़ते जाएगा, लेकिन कटने वाली संख्या में सबसे पहला जो आएगा संख्या कटने वाला वही कहलाएगा लघुत्तम समापवर्तक यानी लसा। लसा का डिफिनेशन क्या हुआ? 2 या 2 से अधिक संख्या का लसा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दिए गए प्रत्येक संख्या से विभाजित होती है या कट जाती है। छोटी संख्या पहले कटने वाली संख्या होगा वह लसा कहलाएगा। ये कटने वाला होगा, कटने वाला ये दिए गए संख्या के बराबर या क्या होगा? बड़ा होगा, बराबर या बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। ये क्या संख्या होगा? काटने वाला संख्या होगा। इसको काटने वाला मसा जो निकाले यहाँ लिखे हैं ये काटने वाला होगा, काटने वाला होगा। और दिए गए संख्या में सब क्या होगा? दोनों से छोटा होगा, छोटा या बराबर। तो ये इसका डिफिनेशन हुआ। अब लसा और मसा निकालने की भी दोनों के दो दो विधि है, उस विधि के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो मसा और लसा निकालने की विधि है, एक भाग विधि और एक अभाज्य गुणनखंड विधि। ये मसा निकालिए या लसा निकालिए, इसका निकालने की विधि कितना है? ये 2 विधि है, मसा और लसा निकालने की 2 विधि। एक है अभाज्य गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। दूसरा है भाग विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग ये क्या करते हैं, एक एक ये सबको एक ही खंड करके उसके बाद उसको निकालते हैं अलग अलग। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में हम लोग सब दिए गए संख्याओं को ये प्राइम फैक्टर निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, उसके बाद निकालते हैं ये लसा और मसा। एक क्वेश्चन के द्वारा हम लोग पढ़ते हैं मसा भी और लसा भी निकालना सकते हैं। 36 का म स तथा ल स दोनों विधि से निकालना है, दोनों विधि से निकालें। ये तो ये बेसिक लेवल का है, जो पीछे नहीं पढ़े हैं वो इसी क्लास में ये सीख लेंगे। एक ही क्वेश्चन को हम दोनों विधि से बनाते हैं और मसा भी निकालते हैं और लसा भी निकालते हैं, इसको इसी में आप लोग सीख लीजिएगा। तो पहले हम लोग इसको निकालते हैं भाग विधि से, भाग विधि से, भाग विधि से निकालते हैं मसा। तो भाग विधि से मसा हम कैसे निकालेंगे? तो इसका 20 दोनों में जो छोटा होगा 20 क्या है? लेस देन 36। तो 20 जो छोटा है 36 से, तो 20 से भाग देंगे 36 में, इसका शेषफल आता रहेगा उसमें, फिर उसका शेष से भाग देते रहेंगे भाजक में। तो 20 से कम 20 आएगा 16, फिर 16 से भाग देंगे 20 में, 16 कम 16 बचेगा 4, फिर 4 से डिवाइड करेंगे 16 में, जब तक शेष आता रहेगा तब तक भाग देते रहेंगे। 4 चुका 16 कट गया। तो 20 और 36 का जो मसा आया इससे कटा ये 4 से, तो मसा बराबर 4। कौन सा विधि है? भाग विधि से मसा निकल गया। अब भाग विधि से मसा निकल गया, अब लसा निकाल लेते हैं भाग विधि। तो लसा ये भाग विधि, तो इसमें भाग विधि ऐसे भाग नहीं दिया जाता है, जिसका निकालना होता है एक ही बार उसको क्या करते हैं, इसको बॉक्स में इसको डिवाइड करते हैं। तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 20, 2 18 36, फिर 2 5 10, 2 9 18। इसका जब मसा क्या लसा निकालना है भाग विधि से, तो लसा बराबर जितना भी संख्या होता है उस सबको गुणनखंड कर देंगे जितना से भाग देते हैं। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 9, तो 2 गुना 4 5 20, 20 9 तो 180। भाग विधि से मसा भी और भाग विधि से लसा भी। तो भाग विधि से जब कहेगा तो ऐसे भाग देते हैं, लसा निकालने के लिए एक ही बॉक्स में बंद करके डिवाइड करके निकालते हैं। अब निकालते हैं
ये अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड से पहले निकालते हैं, क्या निकालेंगे, पहले निकालते हैं मौसा। अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा निकालने के लिए अलग अलग इस संख्याओं को तोड़ते हैं। कौन सी संख्या? 20 और 36 का। तो यहाँ पे 20 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, अलग अलग 36 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। इसका तोड़ दिए 10, इसका 5, अब ये क्या है, इसका प्राइम फैक्टर निकाला, इसका डिवाइड कीजिए 18, 2 9 3 किया 9, तो दोनों का प्राइम फैक्टर निकाल लिए। तो 20 का कितना आया गुणनखंड, 2 गुना 2 गुना 5। 36 का कितना आया, तो 36 का 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, इसलिए इसका मौसा निकालना होगा। तो दोनों में जो कॉमन होगा वही मौसा होगा। तो दोनों में कॉमन 2 ले लेंगे, एक और जोड़ा है 2, और इसके बाद कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो मौसा इसी को गुना करेंगे, 2 गुना 4। ये देखिए इसका भी मौसा 4, ये सेम आ गया। उसके बाद इसी भाग अभाज्य गुणनखंड विधि से हम निकालते हैं लसा। तो दूसरा लसा, तो लसा निकालने के लिए जो एक बार प्राइम फैक्टर निकालेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसी से हम ले लेंगे। तो लसा के लिए क्या करेंगे, 20 का गुणनखंड है 2 गुना 2 गुना 5, और 36 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 3 गुना 3। अब इसका लसा का फॉर्मूला होता है सर्वाधिक अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल। तो इसमें 2 आया है, लेकिन 2 कितना बार आया है, 2 बार आया, 5 एक बार। इसमें 2 कितना बार आया, 2 बार, 3 2। तो 2 सबसे ज्यादा किसमें आया है, तो दोनों में बराबर आया, तो 1 2 का स्क्वायर ले लेंगे, मतलब 2 कितना बार, दोनों में बराबर बराबर आया, तो 2 बार ले लेंगे। 3 इसमें कितना बार आया, 3 0 बार आया, नहीं आया, लेकिन इसमें 3 कितना बार आया, तो 2 बार आया, तो इसमें ज्यादा बार आया, वो ले लेंगे। इसमें देखेंगे 5 कितना बार आया, इसमें 1 बार, इसमें 0 बार, इसमें नहीं है 5, तो इसमें आया है, तो इसमें अधिक है, ले लेंगे। अब इसको गुना कर देंगे, ये गुना करेंगे, 4 2 4 5 20, 20 9 180। ठीक है, दोनों का यहाँ देखिए ये लसा इस विधि से निकाला, अभाज्य गुणनखंड विधि से, या ये भाग विधि से, दोनों सेम आएगा। ये लसा और मसा हुआ। अब इसमें पूछता है इसका लसा, जैसे 2 अभाज्य संख्या का लसा कितना होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसमें पढ़ते हैं 2 अभाज्य संख्या का लसा। अब ये ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन बनेगा, 2 अभाज्य, इसमें 2 अभाज्य संख्या का लसा कैसे होगा। तो अभाज्य संख्या का मतलब ये जानते हैं, जैसे ये 5 हो गया, 7 हो गया, 2 अभाज्य संख्या। तो 2 अभाज्य संख्या का जैसे लसा निकालने की बात है, तो 2 अभाज्य संख्या का लसा दोनों का गुणनफल होता है, दोनों का गुणनफल। दोनों में कोई कॉमन नहीं होता, इसलिए दोनों का गुणनफल कर देंगे, तो वही हो जाएगा लसा। इसका मौसा पूछेगा 2 अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है, तो 1 होता है। अगर मौसा पूछेगा 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, 1 होगा। तो लसा गुणनफल और मौसा 1 होता है। 2 क्रमागत संख्या का पूछेगा, 2 क्रमागत संख्याओं का, अगर 2 क्रमागत संख्या का मौसा पूछेगा, तो उसमें क्रमागत संख्या में दोनों में क्या है, ये जैसे 7 है 8 है, तो क्रमागत संख्या का मौसा भी जैसे निकालेंगे, तो इसका 1 होगा, और इसका लसा क्या होगा, गुणनफल हो जाएगा। अब 2 सम संख्या पूछेगा, 2 सम संख्या का अगर मौसा पूछेगा, तो सम संख्या 2 से कॉमन रहता है, 2 से कटने वाला रहता है, इसलिए 2 क्रमागत पूछेगा, 2 क्रमागत सम संख्या का मौसा कितना होता है, 2 होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए होता है उपयोगी। अब एक लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे निकालते हैं एचसीएफ, तो इसमें हम लोग को 2 नंबर के लिए पढ़ना रहता है यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये एक गणितज्ञ थे जिन्होंने बताया कि यदि 2 संख्या ए और बी हो, तो उसमें अद्वितीय रूप से अगर भाग दिया जाए, तो उसमें ए और बी रहने पर क्यू तथा आर प्राप्त होता है, जहां आर जो होता है वह 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन कभी भी बी से क्या होता है, ये छोटा होता है। आर जो होगा, कभी भी भाग देंगे तो आर जो शेषफल आएगा वो कभी भी या तो 0 आएगा, या 0 के बराबर आएगा, या 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी जिससे भाग देते हैं उससे छोटा होता है। तो ये यूक्लिड विभाजन में हम लोग पढ़ते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो इन्होंने बताया यदि किसी 2 संख्या, मान लीजिए ए और बी हो, उसको भाग देंगे तो उसका जो शेषफल आएगा वो तो या तो 0 के बराबर आएगा, या 0 से बड़ा, लेकिन जिससे भाग देंगे उससे छोटा होगा। तो ए और बी में मान लीजिए ए बड़ा होगा तो ए में भाग देंगे बी से, तो बी का कुछ ना कुछ पहाड़ा पड़ेंगे, तो बी क्यू प्लस आर,
ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, जहाँ यही लिखेंगे रहे हैं, जहाँ आर जो होगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन बी से छोटा होगा, ये दिए। और इसी के आधार पर बोले कि क्या है, ये एचसीएफ हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, जैसे 140 का एचसीएफ निकालते हैं यूक्लिड विभाजन से। तो इसमें पहले बड़ा छोटा पहचानेंगे, क्योंकि 80 छोटा है, 140 बड़ा है, इसलिए हम निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर से। तो संख्या जो बड़ा है उसको इधर रखेंगे, 140 में 80 का टेबल पढ़ेंगे, तो 80 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, एक बार 80 कम 80 बचेगा 60। तो शेष कितना बच गया 60, क्योंकि लिखेंगे आर नॉट इक्वल टू 0, जब तक आर 0 नहीं आएगा जब तक भाग देते जाएंगे। उसके बाद फिर इसको जिससे भाग दिए थे अब इसको इधर रखेंगे, 80 बराबर जितना शेष आया उसका टेबल पढ़ेंगे। जैसे भाग विधि द्वारा हम लोग पढ़े थे, इसको 140 में कितना से 80 से इस तरह पहले बना लेंगे, उसके बाद इसमें बैठा लेंगे, 80 एकम 80 0 60, फिर इससे भाग देंगे 80 में 60 एकम 60 बचा 20, फिर 20 से भाग देंगे 60 में 20 दिया 60, जहाँ कटा वही हो गया आंसर। कितना से कटा 20 से लास्ट में, तो यही हो जाएगा। अब इसी को ऐसे फॉर्मेट में बैठा देना है। तो 80 में डिवाइड करेंगे 60 से, तो 60 के पारा एक बार, फिर कितना बच जाएगा 60 के पारा एक बार पढ़ते कितना बचा 20, फिर यहाँ लिखते जाएंगे क्योंकि आर नॉट इक्वल टू 0, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर अब 60 को इधर रखेंगे, 60 में डिवाइड करेंगे, शेष कितना 20 का टेबल अब पूरा लग जाएगा, 20 दिया 60 और यहाँ बच गया 0। अब यहाँ लिखेंगे क्योंकि आर बराबर 0, इसलिए एचसीएफ किसका निकाले 140 और 80 का आंसर कितना आया, कितना से कटा 20 से, तो यही आंसर हो गया 20। इस प्रकार हम यूक्लिड विभाजन से आसानी से निकाल सकते हैं। और ये बड़ा भी संख्या रहेगा तो पहले इस तरह फॉर्मेट इस तरह बना लेंगे, इस तरह भाग दे देंगे, इससे इस विधि से एचसीएफ निकाल कर इसमें बैठा देंगे, तो यही हो जाएगा यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ। ये 2 नंबर के लिए पूछेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज का लगभग क्या टोटल ये थ्योरी क्लास है कंप्लीट हुआ, इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। कल गेस्ट क्वेश्चन जो भी होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से इसको पढ़ लेंगे, ये 10 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।